नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और आज ज्योग्राफी की पहली क्लास है। उम्मीद है कि शायद 7 या 8 क्लास ज्योग्राफी की रहेंगी। ज्योग्राफी में हम लोग जो नॉर्मली देखेंगे वो ये देखेंगे कि पिछले सवाल कौन से आए हैं, उन सवालों को बेस बनाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग कुछ और भी देखेंगे। वो क्या देखेंगे, पूरा का पूरा जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो देखने की कोशिश करेंगे। डिटेल्ड डिस्कशन इस पर हम लोग करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने ज़्यादा रखे हैं ताकि ज़्यादा समय तक हम लोग ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। ये वास्तव में क्या वैसी क्लास तो है नहीं जिसमें हमको समझाना हो। यहाँ मामला कुछ ऐसा है जिसमें हमको प्रैक्टिस करानी है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप कुछ चीज़ों से परिचित होंगे और हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक में तो नहीं जाएंगे क्योंकि उस तरीके की क्लास भी नहीं है और नहीं ये बेसिक क्लास है जिसमें हम समझाना है, हमको प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशंस क्या हो सकती हैं, फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो भी हमको कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए ये है आपके सामने पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? ठीक है, अब सवाल ये है कि आप भारत के पड़ोसी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इस सवाल का सिंपल आंसर देखेंगे तो भारत के पड़ोसी दोनों ही हैं होने को। तो देश ये पूछा है द्वीपीय देश। द्वीप का मतलब होता है कोई भी ऐसी लैंड, कोई भी जो चारों तरफ से किससे घिरी हो, पानी से घिरी हो। वेरी गुड, वाटर से कनेक्टेड हो, चारों तरफ से पानी से हो। अगर यही लैंड मास अगर बड़ा कर दिया जाएगा तो द्वीप क्या बन जाएगा, महाद्वीप। महाद्वीपों को महाद्वीप हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो द्वीप का बड़ा रूप है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बात समझ में आया? कभी कभी यूरोप और एशिया को लेकर के इसीलिए विवाद पैदा होता है। क्यों? क्योंकि यूरोप पूरी तरीके से नहीं घिरा है पानी से चारों तरफ से और एशिया भी नहीं घिरा है चारों तरफ से पानी से। इसीलिए कभी कभी लोग ये कहते हैं कि एशिया और यूरोप दोनों अलग महाद्वीप नहीं कहे जा सकते। इसलिए नहीं कहे जा सकते क्योंकि द्वीप होने के लिए चारों तरफ से पानी होना चाहिए, जल होना चाहिए। महाद्वीप होने के लिए भी चारों तरफ से पानी होना चाहिए। बस अंतर इस बात का है कि आकार बहुत बड़ा है, लेकिन यूरोप और एशिया के चारों तरफ पानी नहीं है। इसीलिए कभी कभी इनको अलग महाद्वीप नहीं मानते, बल्कि क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं इनको एक मिला के। क्लियर है इसकी बात? ठीक, अब सवाल यहाँ आपसे जो पूछा गया है, सवाल ये पूछा, अच्छा, ठीक है, सवाल ये पूछा गया है कि अरब सागर में कौन सा है। अब हम अगर इंडिया का मैप बनाए यहाँ तो आपको पता चलेगा क्या। ठीक, ये इंडिया है और इंडिया के नीचे इधर देखेंगे तो जो पश्चिम में इंडिया के अरब सागर है और इधर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इंडिया के साउथ वेस्ट में मिलेगा आपको मालदीव और इंडिया के साउथ ईस्ट में मिलेगा आपको श्रीलंका, कुछ ऐसे इस टाइप से। ठीक, श्रीलंका मिलेगा। यहाँ है, ये है पाक की खाड़ी, PALK है, PAK नहीं है, पाक की खाड़ी। और यहाँ है मन्नार की खाड़ी। ठीक, तो कभी कभी सवाल आता है कि कौन सी जल संधि या कौन सा जलीय निकाय श्रीलंका को भारत से अलग करता है, तो मन्नार की खाड़ी भी है और पाक जल संधि भी है, पाक स्ट्रेट। वास्तव में अधिकांशतः जो आंसर मिलेगा आपको कौन सा मिलेगा, पाक मिलेगा। अगर पाक ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर आपको क्या लगाना है, मन्नार की खाड़ी। सवाल यह है कि ऐसी कौन सी जल राशि है या ऐसी कौन सी जल संधि है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो दो करती हैं, एक पाक की खाड़ी या पाक स्ट्रेट और दूसरी करती है मन्नार की खाड़ी या बे ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बोल सकते हैं। लेकिन आंसर ज़्यादातर ऑप्शन में यही मिलता है। अगर ये मिलेगा तो ये लगाइएगा, अगर ये नहीं है तो ये लगाइएगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये लिखा होगा 1 और 2 दोनों, एक ऐसा आंसर होगा। अभी हमने तो कुछ देखा नहीं है। सवाल ये है हमारा कि अरब सागर का पड़ोसी देश कौन सा, अरब सागर में होना चाहिए वो पड़ोसी देश हमारा। ठीक, यहाँ अरब सागर में ये है मालदीव। बंगाल की खाड़ी के आसपास कौन है, श्रीलंका। दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं। दिशा देख लेना है, ये कहाँ है, साउथ वेस्ट में, और ये कहाँ है, साउथ ईस्ट में। ऐसे भी पूछ सकता है कि दक्षिण पूर्व में भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन सा है, तो कौन सा होगा, श्रीलंका।
दक्षिण पश्चिम में भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन सा है? तो मालदीव होगा। क्लियर है बात? और ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैसे, कि ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत से एडम्स ब्रिज के द्वारा जुड़ा हुआ है? एडम्स ब्रिज समझते हो कौन सा ब्रिज है? नहीं समझते। राम सेतु का नाम सुना है? उसी को एडम्स ब्रिज बोलते हैं इंग्लिश में बस। तो वो भारत के रामेश्वरम से स्टार्ट होता है और श्रीलंका के जाफना द्वीप तक जाता है। कहाँ कहाँ से? भारत के रामेश्वरम से स्टार्ट होगा और श्रीलंका के जाफना तक जाएगा। ठीक, तो श्रीलंका का और ये रामेश्वरम का ये कनेक्शन है एडम्स ब्रिज या राम सेतु की वजह से। अब ये सेतु वास्तव में कितना ऐतिहासिक है, कितना प्रमाणिक है, ये तो अलग का विषय है और विवाद का भी विषय बना हुआ है। लेकिन ये तो माना जाता है कि हाँ, ये राम सेतु जो है वो काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल भी है, बहुत पुराना नहीं है। रामायण का जो काल बताया जाता है उसी समय का इसे भी माना जाता है। तो ये मान के चलते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ होगा। तो अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो आंसर होगा इसका क्या? मालदीव। बंगाल की खाड़ी होता तो क्या होता? श्रीलंका। अगर साउथ ईस्ट में सुदूरतम पड़ोसी पूछा जाता, दूर एकदम, तो फिर कौन सा होता? इंडोनेशिया। और अगर आपसे एकदम पूर्व में पूछा जाता तो म्यांमार की म्यांमार जो देश है, म्यांमार न सिर्फ भारत के समुद्र रेखा से लगता है बल्कि स्थल खंड से भी लगता है। तो म्यांमार एक ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाता है इनमें से और जलीय सीमा भी बनाता है। क्लियर है? भारत के दो देश ऐसे हैं, दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जल में स्थित हैं। एक है कौन सा? श्रीलंका। एक है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका। ठीक, अभी इस पर और बात कर लेते हैं, तब जाके हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखें, भारत की अगर हम पड़ोसियों की बात करें तो भारत की जो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी है या नहीं है? चलिए, तो भारत का पड़ोसी क्या बांग्लादेश है? चीन है? अच्छा, अभी चीन क्यों खबरों में था? झड़प हुई थी। कहाँ हुई थी वो झड़प? पता है? नहीं पता। चलिए खैर, हम जान लेते हैं। अच्छा, और बताइएगा। पाकिस्तान भी है पड़ोसी हमारा, पाकिस्तान। और उसके बाद अच्छा नेपाल। और उसके बाद कौन पड़ोसी है? भूटान। इतनी जल्दी चल क्यों नहीं रहा है ये? और कौन सा है? कोई है कि नहीं? म्यांमार। और उसके बाद अफगानिस्तान। ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, लैंड बॉर्डर। जबकि मालदीव और श्रीलंका ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? ये जो देश लिखे हुए हैं वो सीमा के क्रम में लिखे हुए हैं। भारत की सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के साथ कितनी है? 4096.7 किलोमीटर, या पॉइंट भी छोड़ दो तो 4096 लगती है। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। ये सीमा लगती है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारत का कौन सा क्षेत्र सीमा बनाता है? तो वो जो क्षेत्र है वो है लद्दाख। जम्मू कश्मीर नहीं बनाता, अब कौन सा बनाता है? लद्दाख है। क्लियर है? जब से जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जब से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, एक को कहा गया जम्मू एंड कश्मीर, चल जाओ, एक को कहा गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे को कहा गया लद्दाख। तब से चीन के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती, लद्दाख की लगती है। अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती, लद्दाख की लगती है। ये मुख्य परिवर्तन है सीमाओं में, ध्यान रखना इस बात को। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है। और कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं मिलेगा आपको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। अब जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब फिलहाल आप सुन लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो लद्दाख की है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है तो जम्मू कश्मीर भी मान लेंगे। तो ये 2 मान लो आप कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो विदेशी सीमाओं पर हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हैं, और कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है।
कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इंडिया में? 9, 8, 7। अजीब स्थिति है, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। अच्छा, भारत में राज्य कितने हैं? 28। पक्का? अच्छा, भारत में जो राज्यों की संख्या है वो है 28, और भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरी बोलते हैं या संघ शासित प्रदेश बोलते हैं, उनकी संख्या है 8। ठीक है, आज घर जाके चेक करना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ देख लेने से काम नहीं चलेगा, घर जाके चेक करना है, राजधानी याद करनी है। ठीक है, राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान, एरिया के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में तो यूपी को कोई पीट ही नहीं सकता, यूपी सबसे टॉप पर रहता है जनसंख्या के मामले में। अपना यूपी किस मामले पे आता है क्षेत्रफल के मामले में? नहीं पता? अच्छा, हम नाम लिख देते हैं। टॉप पे है सबसे पहले क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। और उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र। और उसके बाद, चुपचाप बैठे ना रहो, कुछ तो लिख ही लो, महाराष्ट्र। उसके बाद कौन आता है? अपना यूपी। नहीं तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ तो देख लो। 5वें नंबर पर जो आता है, अब कौन आता है? 5वें नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में गुजरात आता है। अब गुजरात, और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हुए, कौन जीती है वहां पर? ये तो पता ही होगा। हाँ, बीजेपी तो पता ही होगा। कुल कितनी सीट है गुजरात विधानसभा में? ध्यान रखना इस बात को, लिख लो। 182 सीट हैं। फटाफट चलो ना। हाँ, हो गया, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। अच्छा, एक बात और, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, बिल्कुल। और उसके बाद कौन सा है? गोवा से जस्ट बड़ा, दूसरा छोटा। अरे बेटा, बहुत अच्छे से। मोदी जी ने क्या चीज लागू करके देश बर्बाद किया है? नहीं, 370 नहीं। कौन सा टैक्स लागू किया है? जीएसटी। तो सबसे पहले जीएसटी गोवा, एस से सिक्किम, और फिर टी से त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा। तो आपको ध्यान रखना है, जी सबसे छोटा, सिक्किम थोड़ा सा बड़ा, सेकंड स्मॉलेस्ट बोलेंगे, एकदम स्मॉलेस्ट गोवा, सेकंड स्मॉलेस्ट सिक्किम, और थर्ड स्मॉलेस्ट त्रिपुरा। क्लियर है? ध्यान रखेंगे ना जीएसटी? हाँ। और इधर आपको ध्यान क्या रखना है? इधर आपको ध्यान रखना है वास्तव में क्या? राजाओं के मध्य महायूपी। क्या? राजाओं के मध्य महायूपी। क्लियर है ना? हाँ, चलिए अब आगे चलें। अच्छा, इसमें तो देख लेते हैं यूनियन टेरिटरी बेस, ऐसे कैसे चलेंगे? जो हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या कितनी बताई हमने? 8 है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है हमारे पास लद्दाख। सबसे बड़ा यूटी कौन है? लद्दाख, क्षेत्रफल के मामले में। और सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास लक्षद्वीप, क्षेत्रफल के मामले में। क्लियर है? चले आगे? लाओ, चलो तो फिर अगला सवाल देखो। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती? अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि किसकी सीमा किस देश के साथ लगती है। ठीक, तो फटाफट बना लीजिएगा। कल हम लोग मैप इंसर्ट कर लेंगे, जिससे आपको इंडिया का मैप दिखा देंगे, तो आपको पता रहे। फिर भी मैं बता देता हूं कि नेपाल के साथ आपको 5 राज्यों की सीमा लगेगी। आपको कैसे याद करना है? यूपी, यूटी, बिहार और बंगाल और सिक्किम। आपको कैसे याद करना है? यूपी, यूटी, बिहार, बंगस। यूटी, यूपी, बिहार, बंगस, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। हाँ, यूटी, यूपी, बिहार, बंगस या बिहार बंगस, जो भी आप लिखना चाहें। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। अब आंसर लगा लो। कह रहा है राज्य की नेपाल की सीमा से नहीं लगती है, तो कौन सी नहीं है? असम नहीं है ना? असम हटाओ, तो यही आंसर होगा। बस सिंपल सी बात है कि नहीं? क्लियर? चलिए तो फिर आगे चलते हैं। यूटी, यूपी, बिहार, बंगस, बस ऐसे याद रखना है। चलिए आगे। अब क्या आ गया? तुम जाओ भाई। फ्लोटिंग फुमदीज भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो फुमदीज क्या होता है पहले तो ये नहीं पता होगा। फ्लोटिंग का तो मतलब ही नहीं पता होगा, है ना? इलाहाबाद वालों की अंग्रेजी तो वैसी गड़बड़ होती है।
फ्लोटिंग का मतलब होता है बहना, पानी पर तैरना, ठीक है। जब आप पानी में गिलास डाल देते हो या कटोरी डाल देते हो, कटोरा डाल देते हो, फिर पानी को हिलाओ तो वो फ्लोट करता है कि नहीं करता है, इधर उधर घूमता है, उसी को बोलते हैं फ्लोटिंग। एक बात बताते हैं, आपने पूर्वोत्तर भारत का नाम सुना है? पूर्वोत्तर भारत क्या होता है? नाम सुना है, पता नहीं है। पूर्वोत्तर भारत वो है जो हम ऐसे ऐसे देखते हैं अपने नक्शे में, इंडिया के नक्शे में ऐसे, ये वाला पूर्वोत्तर भारत है। कल समझा दीजिएगा मैप पे ना। हाँ खैर ठीक है। तो हम लोग अभी ये क्या करते हैं, हम ये लोग यहाँ से एक राज्य ले लेते हैं, उस राज्य का नाम है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। मणिपुर में एक झील है, क्या झील है? उसका नाम है लोकटक। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील है। यहाँ पर ऐसे देखो, आपने कभी पानी पर डंडा तैराया, लकड़ी तैराई है? इस झील में क्या है, कुछ ऐसी वनस्पतियाँ पैदा हो गई हैं जिनमें जड़ नहीं है, या फिर वनस्पति वहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं, वो पानी पर तैरती रहती हैं, मिट्टी आ गई है उनके ऊपर, लकड़ियों के ऊपर, फिर कुछ पानी आ गया है, कुछ लकड़ी आ गई है, कुछ ऐसा, तो ऐसे करके एक टीला सा बन गया है। जो टीला सा बन गया है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फुमदीज। और वो झील के ऊपर तैरता रहता है, तो क्या बोलते हैं फिर उसे? फ्लोटिंग फुमदीज। ये फ्लोटिंग फुमदीज कहाँ पाई जाती है? लोकटक झील में। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। इसी लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है और जिसको कहते हैं काइबुल लामजाओ। क्या बोलते हैं? काइबुल लामजाओ। और ये दुनिया का, भारत का ही नहीं, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है पूरे विश्व का। कैबुल लामजाओ, हिंदी में लिख दे, ये देखो, कैबुल लामजाओ, पूरी दुनिया का एकमात्र, यानी विश्व का एकमात्र, यानी ओनली, वन एंड ओनली, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक, तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कौन सा? कैबुल लामजाओ। तो जब भी आपसे तैरने वाली बात आ जाए तो आप कहाँ जाएंगे? सीधे के सीधे मणिपुर। मणिपुर की कौन सी झील में जाएंगे? लोकटक। यहाँ पर लोग टकाटक रूप से रहते हैं, इसीलिए तैरते रहते हैं। तो आपको ऐसे बस पता करना है। क्लियर है? आगे चले, आगे अगला सवाल देखें। हमारे पास है माउंट सिनिओल्चू भारत के इस राज्य में स्थित है। ये जो सिनिओल्चू है, माउंट सिनिओल्चू एक छोटी सी चोटी है, एक छोटा सा पर्वत है, और वो कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में है। बाकी हम लोग बाकी सारे पर्वतों की जो बात है वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। पूरा हिमालय देखेंगे, फिर पूर्वोत्तर के जो पहाड़ियाँ हैं वो देखेंगे। हिमालय देखेंगे तो उसमें देखेंगे ट्रांस हिमालय क्या है, महान हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है, शिवालिक हिमालय क्या है, अरावली पहाड़ियाँ क्या हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कौन सी हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ हैं, डफला मिरी अबोर मिसमी, ये सारी पहाड़ियाँ देखेंगे। घबराना नहीं है, सब आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। तो ये जो माउंट सिनिओल्चू कहाँ है? सिक्किम में है। अगला देखें, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मिनीद्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? बड़ा खतरनाक काम है। आज इसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, वास्तव में ये पहले लक्षद्वीप नहीं कहलाता था। पहले क्या कहलाता था? ये तीन ऐसे कहलाता था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनीद्वीप। ठीक। 1973 में क्या किया, संसद ने सोचा इतना बड़ा नाम किसी व्यक्ति को लेने को कहो तो वो ले नहीं पाता, तो ऐसा करते हैं, इसे छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो इसे छोटा किया गया और 1973 में इसे छोटा करके इसका नाम क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप वास्तव में कहाँ है? जैसे हमने बात की थी, यह है भारत। भारत हम बहुत जल्दी बना देते हैं। यह है भारत और ये कौन सा है भारत के इधर? अरब। कौन सा सागर है भारत के पश्चिम में? अरब सागर। इस अरब सागर में ही क्या है? लक्षद्वीप है। अरब सागर में है लक्षद्वीप। कहाँ है? अरब सागर में। ठीक है। अब इसका जो अमीनी द्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे जो उत्तरी द्वीप है वो है अमीनी द्वीप। अमीनी द्वीप है। और जो सबसे दक्षिणी है वो है मिनिकॉय। लक्षद्वीप में छोटे छोटे कुल मिलाकर के 36 द्वीप समूह हैं। यानी ऐसा मत समझना लक्षद्वीप कोई एक द्वीप है, नहीं नहीं, लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। 36 छोटे छोटे 36 द्वीप समूह बोलेंगे, 36 द्वीप हैं टोटल। 36 में से प्रमुख ये हैं, एक है अमीनी द्वीप और दूसरा है मिनिकॉय। अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में ले जाओ, मिनिकॉय सबसे दक्षिण में ले जाओ। कहाँ है? सबसे दक्षिण में। ठीक। लक्षद्वीप की जो राजधानी है एक, और वो है कवारती द्वीप पर। कहाँ पर है?
कवरती द्वीप पर है। तो लक्षद्वीप राजधानी कहाँ है? कवरती द्वीप। लक्षद्वीप के बारे में एक बात और बताई थी, लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो सबसे छोटा है, तो एकमात्र ही होगा ना, सबसे छोटा है, और ये कहाँ है? अरब सागर में है। इसका नाम कब चेंज किया गया? 1973 में। क्लियर है लक्षद्वीप के बारे में? चलिए आगे देखेंगे कौन सा सवाल है। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये बड़ा रोचक सवाल है। रोचक सवाल कैसे है? फिर से हमने क्या बनाया है? ये कौन सा भारत है? ये पूर्वोत्तर भारत। ऐसा लगता है जैसे सींग मार रहा है बैल, है ना? तो हम यहाँ सींग मारने की हालत में हैं। वास्तव में होता क्या है, हम यहाँ से एक दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। चले जा भाई। यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है? किस राज्य से भारत में? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत के पठार से निकलती है, वहाँ से निकलती हुई भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेते हुए यहाँ आ जाती है, और यहाँ पर एक राज्य है भारत का, वो है सिक्किम। कौन सा? सॉरी, असम है। कौन सा है? असम। जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी ने असम को काट काट के काफ़ी चौड़ा कर लिया है, और असम में जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। आसपास का जो एरिया है जहाँ से काट काट के लेके आती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो लाल मिट्टी है। तो जब बाढ़ आती है ना, असम में बाढ़ आती है, तो पूरी नदी का पानी लाल लाल हो जाता है, लाल लाल हो जाता है, और वहाँ पर नीली नीली पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पानी लाल और नीली पहाड़ियाँ। इसीलिए असम है कि नहीं? इसमें है। इसीलिए असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। बात समझ में आया? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से एंटर करती है हमारे देश में? अरुणाचल प्रदेश से। अब उमानंद असम में स्थित एक है, तो उमानंद असम में क्या है? आपको देख के तो लग रहा होगा उमानंद कोई महान संत होना चाहिए, है ना? वास्तव में होता क्या है? फिर से दिमाग लगाना है आपको। क्या दिमाग लगाना है? वही फिर से बना लिया, पूर्वोत्तर भारत। असम में जो नदी आती है बहती ब्रह्मपुत्र, क्या होता है अचानक से? जैसे सोच के चलो, अगर नदी इतनी सकरी में बह रही है, पानी है बहुत तेज, आपने कभी गाड़ी से प्रेशर से गाड़ी धुलवाई है? नहीं, देखी तो होगी, धुलवाई नहीं होगी। तो क्या करते? पानी ऊपर से तो नहीं, पहले बड़ा सा पाइप होता है, फिर सकरा होता जाता है, फिर और सकरा कर देते हैं, तभी तो प्रेशर बनता है। अगर इतनी बड़ी नदी अगर इतने से हिस्से से गुजार दी जाए तो पानी का प्रेशर क्या होगा? बहुत तेज होगा, तो बहुत तेज बह देगी, और पानी काट भी सकता है। पानी में इतनी ताकत होती है, जब पुलिस फायर करती है, जो वाटर शॉवर होती है, हाँ, पानी से मारती है, तो कितना भयंकर पानी लगता है। पिटे हो कभी? हाँ, तो अच्छी बात है, पिटना भी नहीं चाहिए। तो वो बहुत भयंकर पानी होता है। अब मान के चलो कि पहले इतना तेज पानी था, इतने से जा रहा था, अगर पानी को हम इतने में फैला देंगे तो आराम से जाएगा ना, वो तो बहुत धीमे धीमे जाएगा। जैसे मान के चलो भाई, अगर एक पाइप का पानी है, या आधा इंच पाइप का पानी है, हमने समर चला दी, जब समर ते आता है तो बहुत तेज आता है, बीच रास्ते में डाल दो तो फिर तो आराम से बहेगा, पूरे में फैल के जाएगा पानी। तो होता क्या है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ से आती है, सकरी घाटियों से आती है, जैसे ही वो असम में आती है, घाटी चौड़ी हो जाती है उसकी, काट के उसने चौड़ी कर ली है, तो पानी फैल जाता है। पानी फैल जाने के कारण क्या होता है कि उसमें जो गाद होती है पानी में, वो नीचे बैठने लगती है। बैठने के कारण क्या होता है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी ने गाद जमा कर करके यहाँ द्वीप बना लिया है, आइलैंड बना लिया है। नदी इधर होकर निकल जाती है, नदी इधर होकर निकल जाती है, द्वीप। तो जो उमानंद है वास्तव में क्या है? एक द्वीप है, नदी द्वीप है। और उमानंद के बगल में ही एक और द्वीप है, वो भी असम में ही है। कौन सा द्वीप है? वो द्वीप है माजुली द्वीप। और ये पूरी दुनिया में, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है माजुली द्वीप, और ये पूरी दुनिया में नदी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नदी निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखो भाई, आपका बोर्ड मेरे साथ नहीं चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, क्लियर है बात? तो उमानंद क्या है? द्वीप। माजुली क्या है? वो भी द्वीप है। लेकिन दोनों ही द्वीप कैसे हैं? नदी से निर्मित हैं। कौन सी नदी ने बनाए हैं? ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाए हैं। किस राज्य में है दोनों के दोनों? असम में है। कहाँ है? असम में है, ठीक है। और माजुली जो है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, ठीक। अब देखें हम लोग अगला सवाल कौन सा है हमारा। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? फिर से हमको भारत का नक्शा बनाना ही पड़ेगा, बिना नक्शे के तो काम
चलेगा ही नहीं। हाँ ये भारत का ही है ना, हाँ ठीक है भारत का ही है। ये है अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक। और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये है बॉब। हाँ आजकल के बच्चों को कहते हैं ना हाय बॉब कहाँ जा रहे हो, ये वही वाला बॉब है। तो बे ऑफ बंगाल है, क्लियर। बे ऑफ बंगाल में आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको ऐसे अंडमान निकोबार। क्या है ये, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है, कुछ द्वीप ऐसे हैं जो ऊपर हैं और कुछ द्वीप ऐसे हैं जो नीचे हैं। ऊपर वाले द्वीपों को कहते हैं अंडमान और नीचे वाले द्वीपों को कहते हैं निकोबार। इसीलिए इनको एक साथ मिला के कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसका मतलब है इसमें और भी कई द्वीप हैं। तो ऐसे ही अंडमान निकोबार के पूर्व में इसी में एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। क्या है, बैरन द्वीप। बैरन, हाँ वो वाली बैरन नहीं है, ये बैरन द्वीप का नाम है। तो ये बैरन द्वीप है, इसमें क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी फट जाता है। तो यहाँ से भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये बैरन आइलैंड। और ये क्या पूछ रहा है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। वे कहाँ पाए जाते हैं नहीं है, कहाँ पाया जाता है पूछना चाहिए था इसे। पूछने वाला भी गधा ही है ना। एक ही है ज्वालामुखी जहाँ एक्टिव है, जो हकीकत और वास्तविक अर्थों में जिसे एक्टिव वोल्केनो कहा जा सकता है, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय पूछा है ना, हाँ देखो सक्रिय पूछा है। बताओ पेपर वाले को आता नहीं, हमको बुला लेता तो अच्छा रहता। ये बैरन आइलैंड है जो एक्टिव वोल्केनो है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसके नीचे एक और द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम। क्या नाम है, नारकोंडम। ये सुसुप्त ज्वालामुखी है इंडिया का, सोया हुआ है अभी। हाँ जब ये भाई जगेगा ना तब तूफान खड़ा कर देगा। हाँ सुसुप्त ज्वालामुखी है ये। हाँ अभी सोने दो उसको, एक ही ठीक है बैरन, एक ही बैर निकाल ले। दूसरा ये नारकोंडम, नाम सुनना है, एनाकोंडा टाइप से ऐसे तो उसका नाम ही है नारकोंडम, ठीक। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लक्षद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। लक्षद्वीप वास्तव में कोरल, जो कोरल द्वीप है एक तरीके से, है ना, कोरल द्वीप है। प्रवाल भित्तियों का नाम सुना है, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति जो द्वीप बनाती है उन्हीं को कोरल द्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है और अंडमान निकोबार का काफ़ी हिस्सा ज्वालामुखीता से बना हुआ है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है, एक और है उसकी चर्चा फिर हम फिर कभी करेंगे ना, अभी उसे छोड़ देते हैं। हैं हाँ अंडमान निकोबार ही होगा ना, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। कितना देखो, ये वास्तव में कहीं पोखरा है, पोखरा जानते हो, हाँ छोटा सा तालाब जिसमें भैंस नहाती हैं। वहाँ से कोई गया हुआ है SSC का एग्जामिनर, देख लिया होगा इसका नाम क्या है, वही उठा के पूछा हुआ है उसने। देखो क्या है, नाम है इसका थेरवॉय कुंडी गई कन्नन कट्टई या कन्नन कुट्टई, है ना, थेरवॉय कंडी गई कन्नन कुट्टई। ये कोई फेमस तालाब नहीं है, बहुत छोटा सा तालाब है जिसमें भैंस नहाती है बस, और कोई नहीं, इतना भी बड़ा बहुत बड़ा तालाब भी नहीं है। उसके बाद भी उसने पूछ लिया है। अब बताओ इस तालाब को यहाँ पूछने का क्या औचित्य है, कोई औचित्य नहीं है। ये वैसे सवाल हैं जो नहीं आए तो करना नहीं है, कुछ सवाल छोड़ देने होते हैं, है ना, क्योंकि अगर SSC वाले के पापा को बिठाया जाएगा ना तब भी वो याद नहीं कर पाएगा। दिमाग की भी कोई क्षमता होती है ना याद करने की, गधे बिल्कुल भर्ती कराते हैं लोग। तो आंसर हम लोग कहाँ लगा लें। अब ऐसे नाम कहाँ मिलेंगे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में तो होते नहीं हैं, है ना। यहाँ होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, खंडाला वंडाला उस टाइप से होते हैं, नरबड़े तरबड़े वो सब इधर मिलेंगे, है ना। हाँ मध्य प्रदेश में वैसे तो मिलेंगे नहीं, वो हम जैसे मिलेंगे। कर्नाटक में ऐसे नहीं मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे रमैया ममैया उस टाइप से। और कोटड़ खड्डई ये तो सब इधर ही मिलेंगे। फिर कहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु। अगर आप नहीं भी पता होते भाषा से आप लगा लेते, है ना। तो भाषा के आधार पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे सवाल। निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है, अभी आंसर बताया है, कौन सा, मिनिकॉय, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, क्यूपेम और करचोरेम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। अब बताओ अधिकांश युवा कहाँ जाने की सोचते हैं, गोवा। क्या बात है, आपने दिया ना आंसर, हाँ गोवा। गोवा में क्या है बेटा, गोवा में बीच है ना, गोवा वाले बीच पे फोटो मेरी खींच, ऐसे ही कुछ, हाँ ऐसे उस टाइप से। तो ये जो गोवा है ना, हकीकत में हुआ क्या था कि यहाँ पर एक स्कैंडल हो गया था। ये शहर चर्चा में थे, बस उनको ध्यान आ गया होगा, बोले यहाँ तो स्कैंडल हुआ था, कोई स्कैंडल था स्कैम टाइप का।
ध्यान आ गया? ध्यान आ गया, उसने पूछ लिया, बोले क्यूपेम और कर्चोरियम कहाँ हैं, और हो सकता है भाई साहब पेपर सेटर खुद ही गए हों इन शहरों में, इसीलिए उसको ध्यान आ गया बस क्यूपेम और कर्चोरियम। नहीं तो इन गोवा के शहरों को पूछने का क्या औचित्य था, यूपी का पूछ लेता इलाहाबाद भाई, क्यूपेम और कर्चोरियम। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं। तो जो क्यूपेम है और कर्चोरियम है, अब ऐसे तो हम पूरे राज्यों के अगर शहर बताने लगेंगे तो हो गई पढ़ाई, है ना, हो गई पढ़ाई फिर तो क्यूपेम और कर्चोरियम ये कहाँ है? गोवा में है। गोवा इंडिया का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। गोवा को हमने पुर्तगालियों से छीन लिया था। कब छीन लिया था? 1961 में। कब छीन लिया? 1961 में। ठीक है, ध्यान रखना है। किससे छीना है हम लोगों ने? पुर्तगालियों से छीना है। ठीक है, और गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर क्या लागू है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू है कि नहीं? चल जा, यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में ही लागू है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये कहां से आ गया सर, ज्योग्राफी में पॉलिटी पढ़ा रहे हो? नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में है? 44 में है। ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे चले। उसके बाद क्या है? कर्नाटक। इसके शहरों के बारे में क्यों ही जानना आपको? मणिपुर आपको बता ही चुके, अभी आया था लोकटक झील, है ना, उसमें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग फुमदीज, ये देखा है ना। हाँ, चलिए आगे देखें। अब कौन सा है? गोरी चेन। ध्यान से ना, एक तो चैन है और वो भी गोरी है। अगर आप देखेंगे गोरी चेन तो आपको कहाँ लग रहा है गोरी चेन कहाँ होगी? मणिपुर में नहीं है। अभी जैसे हमने देखा था सिनुवोल्चू पर्वत कहाँ था? सिक्किम में था, है ना। अब यहाँ पर सिक्किम है ऑप्शन में है, तो इसको नहीं लगाना है, ये यहाँ नहीं है। ये एक्चुअल में कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब बताओ, गोरी चेन अरुणाचल प्रदेश की ऐसी ऊंची चोटी है जिसे मापा गया है, स्केलेबल। सबसे ऊंची चोटी अरुणाचल प्रदेश की है जिसे मापा गया है स्केलेबल, ठीक से। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए तो गोरी चेन क्या है, तो आप बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश यानी ARP की हाईएस्ट स्केलेबल पीक। अरे स्केल होती है ना, स्केल, हाँ वही, उसी से बना है स्केलेबल। तो घबराना नहीं और नहीं सोचना है। ये है गोरी चेन। और अरुणाचल प्रदेश में ही क्या है? अरुणाचल प्रदेश में ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। वो कहाँ है? वो है किविथू। कहाँ है? किविथू। अरुणाचल प्रदेश को ही भारत में क्या कहते हैं? लैंड ऑफ सनराइज, सूर्योदय की भूमि। इसीलिए उसका नाम है क्या? अरुणाचल प्रदेश। यानी सबसे पहले सूर्य कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश में आता है भारत में। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्व पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती हैं? ये थोड़ा सा उल्टा सीधा सवाल है, हमने जानबूझ के डाला हुआ है। मैं बताता हूँ, कल लेके आएंगे हम मैप और आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक सवाल बताते हैं। जैसे यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के आसपास कुछ पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड, तो ये है नागा पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद है आपको मणिपुर, तो ये है मणि पहाड़ियाँ। कौन सी? मणिपुर हिल्स। फिर उसके नीचे है मिजोरम पहाड़ियाँ, मिजो हिल्स। अरे कौन सो रहा है? ये नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो हिल्स। इन्हीं के बीच में एक और पहाड़ी है, ऐसे ऐसे करके है, उसको बोलते हैं CHIN, चिन पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? चिन पहाड़ियाँ। चिन पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा पर हैं, तो यहाँ आंसर कौन सा होगा? चिन पहाड़ियाँ। तो ये खासी तो होगा नहीं, क्योंकि खासी तो मेघालय में है और मेघालय यहाँ है, काफ़ी दूर है इनसे। मेघालय में लगातार 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। गारो, खासी, जयंतियाँ, नाम सुना है? हाँ, गारो, खासी, जयंतियाँ। हाँ, चलिए अब देखो आगे। दिलवाड़ा, क्या बात है, नाम बहुत अच्छा आया है। दिलवाड़ा जरगा। हाँ, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में होंगी? दिलवाड़ा का नाम तो सुना ही है। हाँ, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है, उसी से आपको पता चल गया होगा। लेकिन जो जरगा है वो अलवर के आसपास जो क्षेत्र है ना, अलवर, राजस्थान में जो अलवर क्षेत्र है वहाँ पर कहते हैं। ये जो दिलवाड़ा है और जरगा है ये पर्वत चोटियाँ कह रहा है, गधा है। ये पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ कैसे हो सकती हैं? चोटियाँ नहीं हैं। काफ़ी लंबे क्षेत्र को जरगा बोलते हैं, काफ़ी लंबे क्षेत्र को दिलवाड़ा बोलते हैं। ये दोनों की दोनों पर्वत चोटियाँ, गलत लिखा है उसने, मतलब पेपर वाले ने पेपर गलत सेट किया। ये वास्तव में हिल्स हैं और ये अरावली पहाड़ियों के हिस्से हैं। कौन सी पहाड़ियों के हैं? अरावली। अब अरावली कहाँ है? तो अरावली हरियाणा में भी फैला हुआ है, अरावली राजस्थान में भी है,
अरावली दिल्ली में भी है, और अरावली कहाँ है? गुजरात में भी है कि नहीं है? तो अरावली कहाँ है? राजस्थान। अरावली कहाँ है? हरियाणा। अरावली कहाँ है? दिल्ली। अरावली कहाँ है? गुजरात। तो अरावली कुल कितने राज्यों में फैला हुआ है? गधे हो, 3। एक तो केंद्र शासित प्रदेश है, सही बात है कि नहीं है? तो फिर सबसे ज्यादा अरावली कहाँ है? राजस्थान में। तो अरावली के जो हिस्से हैं उन्हीं को जगह जगह कई क्षेत्रीय नामों से पुकारा जाता है। तो हो सकता है ये भाई साहब वाला पर घूमने गए होंगे या दिलवाड़ा गए होंगे, बस तो बता दिया होगा किसी ने, बोले इसको दिलवाड़ा कहते, इसको जरगा कहते, उसको लगा वह पूछ ही लेते हैं। अबे ठीक से पूछता, अरावली के बारे में पूछना था। तो अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। क्या है? मोड़दार पर्वत। वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन, विश्व का सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत कौन सा है? अरावली। और अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। अब ऐसे भी ध्यान में रखना है, हमेशा हमारे समाज में किसको शिखर पर रखा जाता है? गुरु को। मम्मी पापा भी बोल देते हैं, बोले जितना पीट सको पीट लो, हाँ, और इसको सुधार दो। तो जो गुरु हैं हमेशा शिखर पर रहते हैं, और इसीलिए राजस्थान का जो अरावली पर्वत है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। कभी कभी हद तब होती है जब ये लोग ऊंचाई पूछ लेते हैं गुरु शिखर की, और ये ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। क्लियर? ध्यान रखना है। अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए अरावली की, तो अब तो किताबें जवाब नहीं देंगी आपकी, वो हम ही दे सकते हैं। वो कौन सी है? वो है सिरोही। सिरोही राजस्थान का एक जिला है, उसी के नाम पर चोटी का नाम पड़ा हुआ है, सिरोही। सिरोही अरावली पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। दूसरे नंबर की कौन सी है? सिरोही। और ये जो दिलवाड़ा और जरगा क्या है? अरावली के क्षेत्रीय नाम है ये। और पता है हमारे देश के चोर देखो, अरावली पहले काफ़ी ऊंचा था, सबसे ऊंची चोटी उसकी 1722 मीटर है। वो फिर कम से कम उसकी औसत ऊंचाई 700-800 मीटर थी, 700-800 मीटर औसत ऊंचाई। उस पर पत्थर है पुराने। चोरों ने क्या किया? पत्थर काट काट के पूरे अरावली पर्वत को उठा के ले गए, 200 मीटर तक कम कर दिया है। 200 मीटर पत्थर उठा के ले गए अरावली से। सोच के देखो, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई इसमें जो इलीगल माइनिंग है, अवैध खनन है, पत्थरों का बंद करवाइए और अरावली का संरक्षण कीजिए। वैसे तो देखो हमारे देश में पत्थर तक उठा के ले जाते हैं चोर, इसीलिए चोरों से विशेष बच कर के रहें। ठीक। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे अजीब ही स्थिति है? दुनिया बार 2 बार लिखने की क्या जरूरत थी? ये व्याकरणिक रूप से गलत हो जाएगा। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो भाई वास्तव में जो सबसे है वो है उमलिंगला। उमलिंगला। अब इनको भाई साहब को खुद नहीं पता होगी। ला का मतलब ला नहीं होता, ला का मतलब होता है लद्दाख की भाषा में क्या? दर्रा। हाँ, क्या होता है? दर्रा। दर्रा मतलब 2 पर्वतों के बीच में से कोई रास्ता हो गुजरने का, उसे बोलते हैं दर्रा। ठीक है। तो वास्तव में सबसे ऊंची मोटरेबल, ये क्या पूछा है? मोटर वाहन योग्य, इसका मतलब है मोटरेबल, यानी जहां से मोटर गुजर सकती हो। तो जो सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क है वो कौन सी है? वो तो उमलिंग यहाँ पर है, उमलिंगला दर्रे में है, और ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंची सड़क वड़क कहाँ है, चोटी वोटी नहीं, अगर चोटी भी पूछोगे तब भी लद्दाख में आएगी वो वाली, अभी बताएंगे K2 आएगी। जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंची कहाँ है, भारत के मामले में पूछा जाए, तो वो कहाँ मिलेगी? लद्दाख। आंसर चुपचाप लगा देना है, लद्दाख, है ना। उमलिंगला पर है सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क तो, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है। न तो नाथुला तो सिक्किम में है, ठीक है। जेलेपला भी कहाँ है? सिक्किम में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये दोनों अपने सिक्किम में हैं, ठीक है, ये दोनों अपने ही हैं। और ये डोंगरीला, ये भी लद्दाख में है। ठीक, कहाँ है? लद्दाख में। तो ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है। सबसे ऊंचा कहाँ मिलेगा? लद्दाख में। ये दोनों सिक्किम में है और ये हिमाचल प्रदेश में। बचा कौन सा फिर? डोंगरीला। तो सबसे ऊंची सड़क यहाँ, अब आंसर क्या माना जाना चाहिए यहाँ? डोंगरीला। वैसे सही आंसर क्या है? उमलिंगला। क्लियर है? हाँ, कर तो दिया है, ये लो, और क्लिक करना है। अच्छा, फोटो खींच रहे हो, कोई नहीं। ये ध्यान रखना, नाथुला, जेलेपला, सिपकिला ये कहाँ है ना?
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अच्छा, घाट पश्चिमी और पूर्वी भी होते हैं, ऐसा कब सुना था? कभी तालाब का किनारा देखा कि पश्चिमी घाट पर चलते हैं? ये कौन सा घाट है? तो महेंद्रगिरी ऑप्शन होगा। वेरी गुड। हाँ भाई, घाट का नाम नहीं सुने? अच्छा, पश्चिमी घाट क्या है? तालाब है, तालाब का किनारा है। चोटी पूछ रहा है, बताओ घाट के किनारे पर चोटी, ऐसा होता है कहीं? नहीं होता, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था ऐसे। चलो फ्री बात कर लेते हैं। हाँ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए भाई, ये ऐसे सवाल ही क्यों पूछते हैं इन लोगों को? जब देखें, हकीकत बात ये है, ये आना चाहिए, येलो नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। ये जो पर्वत है ये भारत के किस हिस्से में है? पश्चिम में है कि नहीं? और भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। तो ये क्या होगा, अगर हम ऐसे अगर कूद गए तो डूब जाएंगे ना अरब सागर में। इसीलिए अरब सागर का एक घाट कौन बनाता है? ये वाला। और ये भारत के कहाँ है? पश्चिम में। तो यहाँ पर पश्चिमी भारत में जो पर्वत पाए जाते हैं उसी का नाम क्या है? पश्चिमी घाट। चलो, और जो पूर्वी क्षेत्र में पर्वत पाए जाते हैं किनारे 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 किनारे, फिर उनको क्या कहेंगे? पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है? पर्वत हैं, पर्वत। अब ये पूछ रहा है इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो आप फटाफट देख लीजिए क्या, ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर के जहां मिलते हैं, वो मिलने वाला क्षेत्र का नाम है नीलगिरी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ मिलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नीलगिरी पहाड़ियों पर। दोनों आपस में मिल जाते हैं यहाँ पर। कहने का मतलब है कि वहाँ से आते हैं अलग अलग, यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं और इस जगह का नाम है नीलगिरी। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ के आसपास एक और पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है, चल क्यों नहीं रहा भाई, उस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई। अन्ना का मतलब होता है, अन्ना का मतलब क्या होता है भाई? अन्ना का मतलब होता है सबसे बड़ा, और मलाई माने मलाई नहीं, मलाई को तमिल भाषा में कहते हैं पर्वत। बात समझ में आया? तो अन्नामलाई पर्वत पर एक सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, उसका मतलब उसका नाम है, इसका नाम भी देखो, अन्नाईमुदी। क्या है? अन्नाईमुदी। जो दोदा बेट्टा है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोदा बेट्टा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुदी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा। महेंद्रगिरी ये तो पूर्वी घाट की है। बाबा बुदानगिरी ये तो कर्नाटक में है, लेकिन ये काफी ऊंची नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? अन्नाईमुदी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुदी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो भी अन्नाईमुदी होगी, क्योंकि दक्षिण भारत में तो आती है ना ये, तो भी यही होगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? दोदा बेट्टा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ के मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पहाड़ी पर है? अन्नामलाई पर। और उस चोटी का नाम क्या है? अन्नाईमुदी। ध्यान से, अन्नाईमुदी चोटी है, अन्नामलाई क्या है? पहाड़ी है। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन युग के दौरान उल्का प्रभाव द्वारा हुआ? भाई ऊपर से भगवान ने गिरा पत्थर, और वो पत्थर जब गिर जाता है तो पत्थर गिरने के कारण, अब इतनी ऊंचाई से पत्थर आएगा, बहुत बड़ा पत्थर आएगा, छोटे मोटे पत्थर थोड़ी भेजेंगे, फिर भगवान बड़ा पत्थर भेजेगा। जब बड़ा पत्थर भेजेगा तो वास्तव में सौरमंडल से कुछ टुकड़े गिरते हैं, उन्हीं को उल्का कहते हैं। जब वो उल्का अगर सौरमंडल वायुमंडल में पृथ्वी के में नष्ट हो गए तब तक तो वो उल्का हैं। अगर वो नष्ट नहीं हुए, पृथ्वी पर आ ही गए, तब वो कहलाते हैं उल्का पिंड। उल्का और उल्का पिंड में अंतर है। उल्का मतलब सौरमंडल से टूटकर आने वाला कोई भी टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में आ रहा है और जल के राख हो जाए, अगर तब तो है उल्का। अगर पृथ्वी के वायुमंडल से जलने के बाद भी बच करके पृथ्वी पर यदि गिर गया तो उल्का पिंड होता है। तो उल्का पिंड के कारण ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र की एक झील है, जिस झील का अभी पानी लाल बहुत हो गया था, पता है, पिंक पिंक पानी हो गया था इसका, तो वो कौन सी झील है? लोनार झील। इसीलिए ये सवाल पूछा गया था, लोनार झील। क्लियर है? लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये याद रखना है। और ऐसा माना जाता है कि भारत में उल्का से बनने वाली एक प्रमुख झील है।
ठीक, अगला देखें, उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की चोटी स्थित है? उड़ीसा के किस जिले में? तो आप किनारे किनारे पे देखोगे तो आप पाएंगे कि जो कोरापुट जिला है यही इसका ऑप्शन होगा बस। तो कुछ सवाल आपको इसलिए दे दिए गए हैं, बाकी ये किसी भी जिले में नहीं है। कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी खुटू? ये खुटू नहीं है, ये केटू है। क्या है? केटू। ठीक है। दे रहा था अपना सर। हाँ, खुटू। और इस केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन क्या था? चढ़ने वाला था, मतलब एक पर्वतारोही था, उसने खोज निकाला इसको, इसीलिए उसके नाम पर क्या पड़ गया इसका नाम? गॉडविन ऑस्टिन, केटू। और केटू कहाँ पाई जाती है? केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पीओके वाले क्षेत्र में है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये पाई जाती है केटू किस में है? काराकोरम पर्वतमाला में है। अब ईस्ट में है ये अलग बात है, ठीक है, काराकोरम में है। ये जंस्कार नहीं है, ये जास्कर होती है, धौलाधर अलग होती है। कल हम समझ लेंगे ये जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल पर्वतमाला ये सब क्या होती है। अगला सवाल देखें। अच्छा, एक बात और बता दें, ये जो है वो पीओके वाले क्षेत्र में है। अगर ये ऑप्शन में ना हो, अगर ये ऑप्शन में ना हो, तब भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी कंचनजंगा। कौन सी होगी? कंचनजंगा। ठीक, ध्यान रखना है, कंचनजंगा। और ये कहाँ है? ये है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। और काराकोरम कहाँ है? ये कहाँ होगी? केटू। सबसे ऊंची बता रहे हैं हम, सबसे ऊंचा कहाँ मिलता है हर चीज? अभी अब लद्दाख में। तो ये गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है? लद्दाख में है। बस निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? मैंने भी बताया था, गारो खासी जयंतियाँ। गारो खासी जयंतियाँ कौन कौन सी? गारो खासी जयंतियाँ। अब वो इनमें नहीं हो, वो लगा लो, कौन सा है? डफला। ये कहाँ से आ गया डफला? हटाओ इसको, ये नहीं है, बस काम खत्म। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। यदि फिर भी आपको कोई लगता है कि नहीं सर ऐसे बताइए, तो हम लोग वैसे चलने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसी पैटर्न पर बात करेंगे। और आज की ज्योग्राफी क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।